हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, और ये एक लेक्चर जो कि 1.5 से 2 घंटे का होगा। और यदि आप इस लेक्चर को पूरा कर लेते हैं तो कंफर्म है 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया, मतलब 1 नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी है। क्लियर हो पा रहा है। और इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है लेक्चर लंबा हो। पेशेंस रखते हुए, एक साथ में कॉपी पेन रखते हुए, नोट करते हुए सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 नंबर, 1 से 2 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको पेशेंस के साथ देखना है। ठीक है, और दिल पे पत्थर रख के देखना है, तभी पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है। और अगर चाह है वर्दी की तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और चाह नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है। तो ठीक है, आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, और जो ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर विशेषतः ध्यान में रखते हुए बना है 2017 के पेपरों को। ठीक है, 2017 और 2018 में जो पेपर हुआ है जेल प्रहरी और एमपी पुलिस और पटवारी, तो यार इन तीनों पेपरों को अगर आप उठाओगे 2017 के और 2018 के, तो उनमें इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता तो आप पूरा बेसिक से एक एक चीज़ें समझिए कि पद किसे बोलते हैं यार। फिर उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि व्यंजक किसको बोलते हैं, समीकरण किसको बोलते हैं, बहुपद किसको बोलते हैं, गुणांक किसको बोलते हैं, घातांक किसको बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम किस प्रकार से हो जाएगी, उसका गुणनखंड क्या होगा। तो हम एक एक चीज़ देखेंगे और ये एक ही लेक्चर में हम बहुपद को तो सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 40 से 45 मिनट का लेक्चर होगा। जिनको आता है तो आप पूरी स्पीड से इसे देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर। और जिन्हें नहीं आता है तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरी चीज़ें आने लगेगी। और इसका अगला लेक्चर जो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। ठीक है, जो कि इसी का अगला पार्ट होगा, परंतु ये बहुपद के नाम से जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ते हैं उसके मूल पढ़ लेते हैं, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा बीटा का योग इनटू और काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें हम देखते हैं। तो आइए यार हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद में मैं छोटी छोटी चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम बहुपद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे यार चर और अचर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनको आती है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो आप जरूर देखें। चर हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और ये होते क्या है तो आप इतना जानते हैं कि गणित में जब हम अल्फाबेटिकल यूज करते हैं उसे ही कहा जाता है चर, या उसे ही कहा जाता है वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, एल, एम, ए, बी, कुछ इस प्रकार से हम जो भी यूज करते हैं उन्हें ही सबको कहा जाता है क्या, वेरिएबल। वहीं पर अगर हम बात करें कि अचर किसको बोलते हैं यार, तो अचर की अगर हम बात करें तो यह जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होती है, जैसे कि 1, 2, 3 ये आदि। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ से चर समझ गए होंगे, अचर समझ गए होंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि जो अचर है, ठीक है, कांस्टेंट, ये वैल्यू आपकी निश्चित रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, जबकि ये वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे हम इन दोनों को, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब चर की वैल्यू चेंज हो सकती है पर अचर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो देख लो। अगर मैं लिख दूं यार x + a = 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूं यार कि 7 + 3 = 10, तो हम ये देखेंगे यार कि दोनों में राइट हैंड साइड तो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। x + y ये जो अचर क्या है हमारे पास, चर है। ठीक है, जिसको वेरिएबल बोल रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू अगर 1 थी होगी तो ये कितनी होगी, 9, तब बनेगा 10। या ये वाली वैल्यू 2 होगी और ये वाली होगी 8, तब बनेगा कितना, 10। ये वाली होगी कितनी, 4, और ये वाली हो जाएगी 6, तब बनेगा कितना, 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं यार x की वैल्यू क्या हो रही है, रेगुलर चेंज हो रही है। इसका मतलब कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है, एक परफेक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों चीजें आप समझ पाए, मतलब ये इसकी वैल्यू परिवर्तनीय होती है, इसकी वैल्यू परिवर्तनीय नहीं होती है। तो हमने भी यहाँ देखा चर और अचर। ठीक है, अगला हम देखते हैं यार कि पद किसे कहते हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसे पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा दिक्कत ना हो और एक साथ भी सारी चीज़ें ना हो, सब सेपरेट सेपरेट हो, तो आप चीज़ें समझ पाओगे। हम अब बात कर रहे हैं यार पद की, जिसे टर्म बोलेंगे। ठीक है, पद। ठीक है, टर्म्स। ये क्या हो जाएगा यार कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो ओनली कितना है, 3 है, तो ये एक टर्म है, मतलब सिर्फ एक सिंगल है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं यार x + y, तो यहाँ पर टोटल कितने पदों को जोड़ा या घटाया गया है, तो 2 पद, ये पहला और ये दूसरा। टोटल कितने पद हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे। वहीं पर अगर मैं लिख दूं यार a + b + c, तो ये कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं यार x⁴ + x⁴ + x⁴ + x⁴ + 5। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें ये इस पूरी की पूरी एक इक्वेशन को अगर हम देखें,
ठीक है, एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें टोटल कितने पद हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने पद हो गए, 5 पद हो गए। वहीं पर अगर मैं लिख दूं यार कि 3x² माइनस 5x और प्लस 7, ठीक है, ये लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि यहाँ टोटल कितने टर्म है, तो 1 2 और 3, ठीक है, कितनी टर्म है, 3। तो हम पद को ऐसा भी लिख सकते हैं x y z, ये कितना पद है, तो ये केवल एक पद है क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, ये कितना पद है, एक पद है। वहीं पर अगर मैं लिख देता ax प्लस by प्लस cz, तो यहाँ टोटल कितने पद हो जाते हैं यार, तो ये पहला दूसरा और तीसरा कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इतने एग्जाम्पल से आप टर्म या पद किसे बोलते हैं वो चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, चर अचर और पद, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट और ये हो जाएगा टर्म, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यार व्यंजक किसे कहा जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद को। तो यार हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हर चीज़ को थोड़ा कम शब्दों में समझ लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ चुके हैं क्या, वेरिएबल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ 3 चीजें पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ लिया वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन, जिसको हम कहेंगे व्यंजक, ठीक है, व्यंजक हम इसे बोलेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यार देखो एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, चीजें समझना कि अगर मैं यहां लिख दूं कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। मतलब यहाँ अलग अलग पद जब जुड़े तो जो बनने वाला होता है वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है या व्यंजक कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के क्या हुए पद जुड़े हैं। ये चीज समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ अगर मैंने मान लो 3 लिख दिया अकेला, तो ये भी अपने आप में एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक पद तो है ना, तो जितने भी अगर पद है तो एक्सप्रेशन है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यार यहाँ x प्लस 5, तो ये भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये चीज समझ पा रहे, ये भी एक्सप्रेशन है, ये व्यंजक है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं यार कि x² प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये एक्सप्रेशन है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर कितने पद जुड़े हैं, 3 पद जुड़े, ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात कर लूँ यार कि x दी पावर 1.5 प्लस x दी पावर 1.7 प्लस x दी पावर, यहाँ √x लगा देते हैं, देखोगे तो ये x अलग है, ये x अलग है, ये x अलग है, ठीक है, तीनों अलग अलग, मतलब x तो एक ही है, परंतु यहाँ पावर 1.5 है, यहाँ 1.7 है, यहाँ अंडर है, तो क्या ये एक्सप्रेशन है, तो बिल्कुल ये भी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिख दूं यार कि 3x अंडर और प्लस y, क्या ये एक्सप्रेशन होगी, एक मिनट, y, तो क्या ये एक्सप्रेशन होगी, तो बिल्कुल एक्सप्रेशन होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप व्यंजक तो समझ ही गए होंगे, हम व्यंजक किसको बोलेंगे, जब पद जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, व्यंजक बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यंजक है ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पेशली हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं और भी प्रकार के पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के व्यंजक हम किसे बोल सकते हैं, वो चीज देखो। तो यहाँ जितनी चीजें हमने देखी, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्यंजक को हमने 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है, वो किस प्रकार से। तो अगर मैं व्यंजक की बात करूं तो व्यंजक को हम लिखते हैं एक पदीय, एक पद, ठीक है, एक पद, द्विपद और त्रिपद। हम कॉमनली इतना पढ़ते हैं कि एक पद, द्विपद और त्रिपद, इसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है, ये हो जाएगा बाइनोमियल, ठीक है, और ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो हम ये बोल सकते हैं यार कि ये आप तीनों चीजें समझ पा रहे हैं कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक्चुअल में होता क्या है ये देखो, तो जब एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी की बात करें तो मैं अगर एक पदी का एग्जांपल दूं आपको, तो एक पदी का एग्जांपल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यदि यहाँ पर मैं लिख दूं कि AB, तो यहाँ केवल और केवल कितना पद है, एक पद है। यदि मैं लिख दूं यार 5x, तो ये कितना पद है, एक पद है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 3, तो ये कितना पद है, एक पद है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3xyz, ये कितना पद है, केवल और केवल एक पद है। तो हम इन्हें ही क्या कहते हैं, एक पदीय वेरिएबल, सॉरी एक पदीय व्यंजक, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं मोनोमियल होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, व्यंजक तो होंगे, पर कौन से, एक पद है तो एक पदीय व्यंजक। बात आती है द्विपदी की, तो हम द्विपदी को क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 5 कितने पद हो गए, यहाँ पर 2 पद हो गए। अगर मैं लिख दूं यार x² प्लस y², यहाँ कितने पद है, तो 2 पद, तो ये हो जाएगा द्विपदी व्यंजक। वहीं पर अगर मैं लिख दूं यार कि x y z प्लस c,
ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस सी, तो ये कितने पदी व्यंजक हो गया, तो द्विपदी व्यंजक हो गया, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो आप यहाँ मोनोमियल और बाइनोमियल दोनों चीजें समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करें ट्राइनोमियल की, त्रिपदी की। तो त्रिपदी में अब ये चीज तो आप खुद ही समझने लगे होंगे कि यहाँ कितने पद आने वाले हैं, 3 पद आने वाले हैं। जैसे जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ टोटल कितने पद हो गए, 3 पद, तो हम इसको बोल सकते हैं ट्राइनोमियल है, ठीक है, त्रिपदीय व्यंजक है। यहाँ अगर मैं लिख दूं यार x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कौन सा व्यंजक हो जाएगा, त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यार कि जो व्यंजक है वो हम बेसिकली जो पढ़ते हैं एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अगर मैं आपको 4 पदी बोल दूं तो आप समझ जाओगे कि पद कितने हो जाएंगे, 4 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आप एक्सप्रेशन समझ पाए हैं। तो हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म और एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ 4 चीजें पढ़ चुके हैं यार, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म और एक्सप्रेशन, ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं बहुपद में। अभी हमने यहाँ एक्सप्रेशन देखा है, तो एक्सप्रेशन जितनी चीजें मैंने बताई उन चीजों पे आपने नोटिस किया होगा। अब हम यहाँ बहुपद की पहले बात कर लेते हैं कि बहुपद एक्चुअल में क्या है, ठीक है, और बहुपद हम किसे कहेंगे। यार थोड़ा सा मैनेज करना, पड़ोस में बच्ची रहती है, ठीक है, छोटी 1-1.5 साल की, खेलते रहती है वो। इस टाइम जब हम वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ी उसकी आवाज़ आई जाती है यार। अब हम पढ़ रहे हैं यार बहुपद को, ठीक है, बहुपद या पॉलिनोमियल। तो बहुपद एक्चुअल में बोलेंगे किसको, तो यार जो एक्सप्रेशन था ना, व्यंजक था, हम उसी को बहुपद बोलते हैं। परंतु थोड़ा सा अंतर है कि हमने अभी पढ़ा व्यंजक और हम बात कर रहे हैं बहुपद की, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। बेसिकली इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं यार कि x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है या नहीं, क्योंकि अभी हमने एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं यार x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये व्यंजक है जो हमने पढ़ा उसके अनुसार, ये बहुपद भी है। पर एक कॉमन चीज क्या है वो देखो कि बहुपद हम उस कंडीशन को बोलेंगे जहां पर जो चर होता है, ठीक है, जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए एक होल नंबर, ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब एक्स वाई। तो जैसे यहाँ पर आपको ये चर दिख रहा है, इनकी वैल्यू, इनकी पावर अगर एक परफेक्ट नंबर होती है या हम ये बोल सकते हैं एक होल नंबर होती है, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल और लिखता हूँ समझने के लिए, कि मैं यहाँ लिख दूं यार कि 7x³ प्लस 6x² प्लस 8, तो ये एक बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो x है, यहाँ x है, उनकी पावर क्या है, परफेक्ट नंबर है। परंतु अगर मैं लिख दूं यार 3x⁵ प्लस x और प्लस 3, तो क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x⁵ क्या है, पाई है, और मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कोई भिन्न आए, ठीक है, एक भिन्न आ जाए, दशमलव आ जाए, ठीक है, या फिर करणी आ जाए, ठीक है, करणी, भिन्न फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल हो या फिर अंडर रूट हो, अगर इन तीनों में से कुछ भी पावर अगर बनती है तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल दूं यार एक एग्जांपल कि 3x प्लस 5, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। तो मैंने ये बोला कि जो चर है उसकी पावर एक पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब एक गिनती होनी चाहिए। पर यहाँ क्या है, 1/2, करनी हटाओगे तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो 3x पूरी दी पावर 1/2 और प्लस 5, क्योंकि हमने ये पिछले लेक्चर घातांक करनी में पढ़ रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या ये बहुपद है, नहीं। परंतु मैं आपसे बोलूं क्या ये व्यंजक है, तो अब भी हमने देखा था ये व्यंजक है। क्या ये व्यंजक है, तो ये बिल्कुल व्यंजक होगा, ये व्यंजक होगा, एक्सप्रेशन होगी, परंतु ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद और व्यंजक में सिर्फ इतना अंतर है कि व्यंजक हर एक पद अगर जोड़ दिए जाए, कोई भी पद, तो व्यंजक बन जाता है। परंतु बहुपद हम उन कंडीशनों को बोलते हैं जहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो एक परफेक्ट नंबर होती है, होल नंबर होती है, हम उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो ये चीजें समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक बहुपद तो व्यंजक कहलाता है, मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है और ये दोनों बहुपद है, ये दोनों बहुपद व्यंजक कहलाएंगे, परंतु क्या ये बहुपद है, नहीं, ये व्यंजक है। तो देखो प्रत्येक बहुपद व्यंजक कहलाता है, परंतु प्रत्येक व्यंजक
ये व्यंजक है, ये बहुपद नहीं कहलाता। तो ये लाइन स्पेशली लिख लेना कि प्रत्येक बहुपद व्यंजक होते हैं परंतु प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल के टाइप। ठीक है, अब जिस प्रकार से यहाँ एक्सप्रेशन के टाइप थे, ठीक है, हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसी प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल के अपने आप में टाइप होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के हम टाइप देखते हैं तो पॉलिनोमियल सबसे प्रकार से हो जाता है एक, 3 प्रकार के हो जाएंगे आ रही है। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाएंगे। तो सबसे पहले जाएगा एक पदीय। ठीक है, एक पदीय बहुपद, इसको हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। अगला आ जाता है यार यहाँ पर एक पदी द्विपदीय बहुपद, इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक अगला आ जाता है थर्ड, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद, और इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। सॉरी, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पर ये एक्चुअल में है क्या वो चीज देखो, एक पदीय बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होती है। तो यार जो एक पदी बहुपद होता है ये होता है ax प्लस बी। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। अगर मैं इसके एक मिनट से अब सॉल्व कर देते यार, है ना। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ कि एक पदी बहुपद क्या होता है ax प्लस बी, इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होती है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x प्लस 5। तो अब ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, एक पदी बहुपद हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, ये आ जाएगा यार, थोड़ा सुधार लेना ना। एक पदी बहुपद ना होकर इसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। यहां पर आ जाएगा ये द्विघाती। ठीक है, ये जाएगा द्विघात बहुपद, और यह जाएगा त्रिघाती बहुपद, सॉरी, है ना। ये हो जाएगा रेखिक बहुपद, ये द्विघाती बहुपद और ये त्रिघातीय बहुपद। तो हम ये ax प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 5। यहीं पर अगर हम देखें तो इसको ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता है यार कि ax प्लस 5, ये भी क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो रेखिक बहुपद आप समझे होंगे, यहाँ पर जो चर होता है उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रेखिक बहुपद या लीनियर इक्वेशन। परंतु जब द्विघाती बहुपद की बात आती है तो इसकी जो मैथमेटिकली वो होती है एक्सप्रेशन, वो हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये भी हो जाएगी। यहीं पर अगर हम लिख दें कि 5x दी पावर 2 प्लस 6x माइनस 7। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। त्रिघाती बहुपद हम किसको बोलेंगे, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें पावर 3 हो। जैसे कि हम लिख सकते हैं यार, इसकी जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होगी वो हो जाएगी ax दी पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं त्रिघाती बहुपद के एक और एग्जांपल अगर मैं लिख दूं यहाँ, तो 5x दी पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 8 कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हमने देखा रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। अगर मैं समीकरण की बात करता है यार, हम समीकरण अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, परंतु फिर भी अगर मैं समीकरण की बात करूं कि हम
हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण किसे कहेंगे। तो जब बहुपद का इक्वल 0 लग जाता है, बहुपद के इक्वल क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये भी समीकरण, ये सब क्या है, समीकरण। मतलब जब बहुपद के इक्वल क्या लग जाए, 0, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यार बहुपद। हमने ये तीनों चीजें देखी। यहाँ पर एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, ये किस कंडीशन को कहा जाता है हम उसे देखते हैं सबसे पहले, और इसके किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे हम इसी लेक्चर में उनको आगे डिस्कस करेंगे यार। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, तो मैं अगर यहां लिख दूं यार कि हमने ax प्लस बी पढ़ा, तो x की पावर 1 थी, तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन बोला, एक घातीय बहुपद, लीनियर इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो यहाँ घात 2 थी, तो हमने इसको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ अगर 3 लिख दूं तो ये कहलाता है जीरो बहुपद, शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये 3 है, इस 3 में अगर आप देखोगे तो ये 3 ना होते हुए भी और कुछ है। देखो 3 इंटू एक्स दी पावर क्या है, 0। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ x दी पावर 1 थी, यहाँ 2 थी, पर यहाँ x दी पावर कितनी है, 0। इसलिए कोई भी अगर नंबर आ जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ यार 7, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, तो 7 इंटू एक्स दी पावर कितनी है, 0 है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछ ले पेपर में कि 78 क्या है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। अगर आपसे पूछ ले क्या ये बहुपद है 0 1, तो 0 बिल्कुल बहुपद होगा। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं। और ये 0 खुद एक जीरो पॉलिनोमियल है, शून्य बहुपद है। क्यों है, क्योंकि 0 इंटू एक्स दी पावर 0 होगा, ये जीरो बहुपद है, ये जीरो बहुपद है। तो 0 भी अपने आप में बहुपद होता है, 87 भी अपने आप में बहुपद होता है, ये सब के सब अपने आप में क्या है, बहुपद है, क्योंकि सबके साथ क्या है, x है, और इनके परफेक्ट एक होल नंबर आ जाएगा कितना, 0 है यहाँ पर। अब देखो यार, हम इतनी सारी चीजें सब कुछ देख चुके हैं, एक चीज देख लेते हैं अब यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है वो चीज देखो आप, ठीक है, बहुपद की घात, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद की घात। एक मिनट, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं, हम यहां ये बोल सकते हैं कि अगर एक इक्वेशन लिख दूं मैं 7x दी पावर 8 प्लस 3x क्यूब प्लस 5 और 3x, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये बहुपद है, तो डायरेक्टली चर 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 ये दिए हैं, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर जो है क्या एक पूर्णांक है, तो बिल्कुल है, इसका मतलब ये बहुपद है। और ये अगर बहुपद है तो डिग्री की अगर हम बात करें, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में अगर बात करूं यार, ये वाले पार्ट में, तो डिग्री का मतलब हो जाएगा वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले पद की, ये वाले टर्म की डिग्री कितनी होगी, 8 होगी। इस वाले पद की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इस वाले पद की डिग्री कितनी होगी, तो 0 होगी, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू एक्स दी पावर कितना, 0। तो इस वाले पद की डिग्री कितनी होगी, तो 0। इस वाले पद की डिग्री कितनी होगी, तो 1। तो मैं ये मान सकता हूँ कि डिग्री का मतलब आप समझ गए होंगे पावर, ठीक है, ओनली वेरिएबल की पावर। पर अब मैं यहाँ मैंने एक दूसरा शब्द बोला था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो मैंने अगला शब्द आपको बोल रखा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, या हम ये बोल सकते हैं कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, इसे हम क्या बोलेंगे, अब देखो किस चीज को बहुपद की घात बोला जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी बहुपद की जो लार्जेस्ट पावर होगी उसे हम कहते हैं बहुपद की घात। जैसे कि अगर मैंने एक बहुपद लिख देता यहाँ में कि 3x दी पावर 7 माइनस 5x दी पावर 3 माइनस 3, ये एक बहुपद है, तो बिल्कुल ये एक बहुपद होगा।
तो अगर आपसे बोल देते कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है या बहुपद की घात क्या है, या अगर एक बहुपद है तो इसकी घात क्या है, तो बहुपद की घात हमेशा लार्जेस्ट पावर होती है। तो इसकी सबसे लार्जेस्ट पावर कितनी है हमारे पास 7। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरी एक्सप्रेशन की घात क्या होगी, ये पूरे के पूरे बहुपद की घात क्या होगी, तो कितनी होगी 7 होगी। अगर मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देता है x दी पावर 100 प्लस 3 लिख देता और आपसे बोल देता है कि ये क्या बहुपद है, तो ये बिल्कुल बहुपद होगा। और ये बहुपद है तो इस बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की पावर कितनी दे रखी है 100। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी होगी 100 होगी। तो क्या आप ये चीज़ समझ पाए? ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पेपर में देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ तक सीख पाए। अब देखो शून्यांक होता है यार, एक क्या होता है शून्यांक। शून्यांक से पहले मैं एक गुणांक की बात कर लेता हूं, कॉफिशिएंट जिसे बोलेंगे। ठीक है, क्या गुणांक कि गुणांक किसे कहा जाता है, तो हम बात कर रहे हैं गुणांक की, गुणांक या कॉफिशिएंट। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत स्पेलिंग देख लीजिएगा। गुणांक या कोफिशिएंट बोलते किसे, वो चीज़ों को देख लो। मैंने यहाँ लिख दिया 5x दी पावर 7 माइनस 3x दी पावर 5 माइनस 2x दी पावर 4 और प्लस 7। क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल ये बहुपद होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार पेपर में कि x दी पावर 7 का गुणांक क्या है, x दी पावर 7 का गुणांक क्या है। तो यार x दी पावर 7 का गुणांक क्या होगा, जो x की घात 7 के साथ क्या है गुणे में है, और गुणे में क्या है 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x दी पावर 7 का गुणांक कितना होगा, तो 5 होगा। इसी इक्वेशन में आपसे अगर इसी पॉलिनोमियल में आपसे अगर पूछ लेते कि यार x दी पावर 4 का गुणांक क्या होगा, तो x दी पावर 4 का गुणांक क्या होगा, तो x दी पावर 4 के साथ मल्टीपल में क्या है, तो कितना है 2 है। तो हम ये बोल सकते थे 2 ना हो कि ये क्या है -2। ठीक है, क्या है -2। तो x दी पावर 4 का जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि गुणांक किसे कहेंगे, कॉफिशिएंट किसे कहेंगे। ठीक है, मतलब जिस भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में होता है वही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अगर मैं ये पूछ लेता कि ये एक बहुपद है, ठीक है, इसमें कितने पदीय बहुपद है, तो 1 2 3 4, कितने पद है इसमें 4, तो 4 पदीय बहुपद हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपसे बोल देता कि x दी पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि x दी पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, कि या फिर x दी पावर 0 का गुणांक क्या है, तो x दी पावर 0 के साथ गुणे में क्या है, तो 7 है। तो कितना आ जाता है 7, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके गुणे में हम x दी पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यार, मैंने यहाँ पर एक चीज आपको बोल दी कि शून्यक। ठीक है, शून्यक किसे कहते हैं वो चीजें हम आखिरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ देख लेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम और गुणनखंड, ये दोनों चीज़ों से क्वेश्चन हमारे पेपर में बने हुए हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि अगर ये सारी चीज़ें आप याद रखते हैं तो इनसे क्वेश्चन भी मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं गुणांक की। ठीक है, शून्यक। शून्यक किसको बोलेंगे, इन चीज़ों को देख लो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार अगर मेरे पास दे रखा है कि x+3 दे रखा है, ठीक है, और शून्यक हम उस वैल्यू को बोलते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ x+3 दे रखा है तो x का ऐसा मान जो इस बहुपद को 0 बना दे। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि मेरे पास दे रखा है x+3, तो x की ऐसी वैल्यू जो कि इस पूरे बहुपद को क्या बना दे 0 बना दे, वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है, इस वाली वैल्यू के इक्वल क्या लिख देते हैं 0, और यहाँ से जो x का माना जाता है कितना -3, तो इस x की जगह अगर -3 लिखेंगे और प्लस का 3 तो ये बन कितना जाएगा 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले जो ये बहुपद था इसका शून्यांक क्या होगा, तो इसका शून्यांक क्या होगा -3 होगा। क्या चीज समझ पा रहे। एक क्वेश्चन और अगर मैं यहाँ से लूँ, मैं आपको बोल दूं यार कि 2x+3 का शून्यांक क्या होगा। ठीक है, 2x+3 का शून्यांक क्या होगा, ये थ्योरी में क्वेश्चन आया है। तो हम करते क्या, जो इक्वेशन हमें ये रखी होती है, जैसे हमें दिया है क्या 2x+3, इसको 0 के इक्वल रखो।
तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। -3 बाई कितना जाएगा 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस x की जगह हमने जब -3/2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चाहो तो देख लो 2 इंटू -3/2 और प्लस का 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो -3 और +3, ये फाइनली कितना बन गया 0। तो जब कोई बहुपद में चर का ऐसा मान जो कि उस पूरे बहुपद को शून्य बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, जब किसी चर का वह मान जो कि पूरे बहुपद को शून्य बना दे, वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। चाहो तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं शेषफल प्रमेय की ओर। ठीक है, तो बहुपद में शेषफल किस प्रकार से निकाला जाता है, पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद हम देख लेंगे गुणनखंड को। ठीक है, बाकी यहाँ से इतना ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद आगे की जो चीज़ें होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, तो उसके लिए हम अलग से लेक्चर आएंगे, तो वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। तो मैं यार क्यों ना शेषफल प्रमेय डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से बताऊँ आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये देखो यार कि अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद में शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय, इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शेषफल, या फिर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। अब देखो कि अब पेपर में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं मैं वहां से लेके चलता हूं आपको कि 3x⁴ माइनस 4x⁴ और -3x-1 को x-1 से भाग देने पर प्राप्त शेष क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x² माइनस 4x⁴ माइनस 3x-1 को x-1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस गिवन एक्सप्रेशन को यदि आप इस चीज से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर होगा वो आपको निकालना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यार बहुत ही सिंपल होता है। हम करते क्या है वो चीज़ें देखो कि जिससे हमें भाग देना होता है, तो हमें यहाँ भाग देना है किससे, डिवाइड करना है x-1 से। तो जिससे भाग देना होता है उसे हम लिखते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। तो हमने क्या करा कि जिससे भाग देना था उसको 0 के इक्वल लिखा, तो वहां से x की वैल्यू आई कितनी, 1। और जो x की वैल्यू आई उसे इस एक्सप्रेशन जिसको भाग देना था वहां पर रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिखोगे 1⁴ माइनस 4 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 1⁵ माइनस 3 इंटू x⁴ और -1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1⁴ तो 1 ही आएगा, 1⁵ तो 3 ही आएगा। मतलब यहाँ जाएगा 3 -4 -3 और -1, 3 से 3 तो कट जाएगा। -4 और -1 कितना जाएगा, -5। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है, शेष क्या है वो, तो ये -5 होगा। क्या आप समझ पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी प्रकार का जो एग्जाम में आया हुआ है यार। तो मैं थोड़ा सा चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार कि एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का जो कि आपको पेपर में देखने को बिल्कुल मिल सकता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही मैक्सिमम आए हुए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि x⁴ प्लस 1 को x-1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन कुल इतना ही है। ठीक है, कि x⁴ प्लस 1 को x-1 से भाग देने पर प्राप्त शेष क्या होगा। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि जिससे भाग देना होता है, जिससे डिवाइड करना होता है, किससे, वो भी x-1 से, तो उसको लिखते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। और ये जो x की वैल्यू है जिसे भाग देना था वहां रखते हैं, मतलब यहाँ। तो यहाँ रखोगे तो x की जगह जाएगा 1⁵ और प्लस 1, तो 1 + 1 आ जाएगा। फाइनली कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इससे जब इसे भाग दोगे तो कितना आएगा, फाइनली वैल्यू आ जाएगी 2। और वो 2 क्या है, तो वो शेषफल है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये चीज समझ पाए। अब हम आते हैं बहुपद में। बहुपद क्या हो, बहुपद के गुणनखंड में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यार। अब बहुपद के गुणनखंड से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड बता दूं कि गुणनखंड हम किसे कहते हैं। तो देखो यार कि अगर मैंने यहां लिख दिया px = x² +
5x प्लस 6, ठीक है। जब यार आप इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपको आती होगी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन का एक ये और ये यहाँ तक हमने तोड़ा, इस वाले पार्ट को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं, x प्लस 3 इक्वल 0, इस वाले पार्ट को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं तो x प्लस 2, ठीक है। एक मिनट में पहले यहीं से समझा दूं आपको। इस वाले बहुपद को जब हमने सॉल्व करा तो हम फाइनली यहाँ तक पहुँचे। एक ये पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्ट इसके क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड मीन्स थोड़ा सा अगर जो लोग कुछ भी नहीं समझते तो यहाँ समझो कि 3x लिखा है, या फिर मैंने एक अलग से चैप्टर पढ़ा रखा है आपको गुणनखंड का, उसे आप देख लीजिए, आपको ये चीज़ें और बेटर हो जाएगी। 5x दे रखा है और आपसे मैं बोलूँ कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके गुणनखंड क्या है, 5 और x है। क्या है, 5 और x, मतलब ऐसी संख्या है जिससे इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 और x दोनों से कर सकते हैं, इसलिए इसके गुणनखंड होंगे 5 और x। उसी प्रकार ये आपको एक बहुपद दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, मतलब हमने इसको तोड़ा तो एक ये पार्ट बना, एक ये पार्ट बना, तो ये दोनों पार्ट इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। गुणनखंड है या नहीं उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो जो हमारे गुणनखंड बन के आए जैसे x प्लस 3 और x प्लस 2, इनको क्या करते हैं, 0 के इक्वल लिखते हैं। तो मैंने इसे 0 के इक्वल लिखा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, -3, और अब x की जो वैल्यू आई है -3, यदि ये वैल्यू मैं इसी बहुपद में रख दूं तो वो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये कितना बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। अगर ये वैल्यू x का मान यहाँ रखने पर ये 0 के इक्वल बन जाता है, तब ही ये वाली वैल्यू इसका क्या होगी, बहुपद होगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा x प्लस 3 गुणनखंड होगा इस बहुपद का कब, जब इसकी जो वैल्यू आई है वो इस बहुपद में रखने पर इसको क्या बना दे, 0 बना दे। तो x का मान -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग 9, -5 दिया 15 और प्लस का 6, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पूरी वैल्यू है x प्लस 3, ये गुणनखंड है किसका, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। तो मैंने जो शब्द बोले इन्हें याद रखो और देखो अगला क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो यार, और ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा और बहुपद का भी अगला जो लेक्चर होगा वो इसी के आगे होगा, पर उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ द्विघाती बहुपद को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यार देखो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कम से कम 2। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार कि x - 1 4x की घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। अब ये देखो यहां हमें क्या दे रखा है कि x - 1 इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है, इस k का मान ज्ञात करना है। तो मैंने ये बोला था कि जो गुणनखंड होता है उसको हम 0 के इक्वल लिखते हैं, तो वहां से x का मान आ जाएगा कितना, 1, और यहां से जो x का मान आता है अगर ये मान मैंने इसमें रखा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि ये पूरा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, और ये 0 बन जाता है तब ही ये गुणनखंड कहलाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ये गुणनखंड है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम क्या यहाँ रखने वाले हैं, यहाँ रखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x की वैल्यू 1³ प्लस 3x x की जगह कितना जाएगा, 1, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो यहाँ 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल 0। ये कितना बनेगा, 4, ये बनेगा कितना, 3, और ये बन जाएगा कितना, -4 प्लस k इक्वल 0। 4 से 4 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -3। तो यहाँ से k का मान पूछा था, k का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। आप हो सके तो ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका,
ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। और यार इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं 2017 और 18 में जो पेपर हुए हैं, वो रेलवे के हो या फिर व्यापम के पेपर हो वहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जेल प्रहरी में इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर उतनी कलाकारी नहीं होती यार, बहुत कम शब्दों में आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि x माइनस 1 एक्स दी पावर 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स प्लस के का मान का एक गुणनखंड है, ठीक है, का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाएगा कि x माइनस 1 इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। इस पूरे बहुपद का अगर ये गुणनखंड है, मतलब ये हो जाएगा किसके बराबर से, 0 के बराबर से, तो x का मान हो जाएगा 1। अगर ये गुणनखंड था तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो फाइनली डायरेक्ट लिख दो ये किसके इक्वल है, 0। और यहाँ x का मान 1 लिखेंगे तो यहाँ बनेगा 1 की घात 3 माइनस 23 कितना हो जाएगा, x का मान 1 का वर्ग प्लस 142 x का मान 1 और प्लस k इक्वल टू किसके होगा, 0 के। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 और प्लस k इक्वल 0। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 माइनस 23 तो हो जाएगा 120 प्लस k इक्वल 0। तो k की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस 120। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो ये सारा हमने देखा यार। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जिसे आपको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये बन पा रहा है या नहीं। ठीक है, बाकी इस लेक्चर में तो इतना ही रहेगा। सिर्फ ये आखिरी क्वेश्चन देख लो, आपको जो सॉल्व करना है अभी ट्राई करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि x माइनस 1 के एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। तो इस लेक्चर में तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। कुछ आप इंप्रूव चाहते हो या फिर और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।